हेलो एवरीवन। जैसा कि सीएसएस के हवाले से मैंने जो है ऑप्शनल्स जो है वो अपने जो है वो पहले भी कवर किए हैं, जैसे कि जेंडर स्टडीज़ है। उसके अलावा जो मेरा नेक्स्ट ऑप्शनल है वो है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज जो है मैं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं डेली की बुनियाद पे जेंडर स्टडीज़ से रिलेटेड कोई ना कोई जो है वो टॉपिक या सिलेबस रिलेवेंट टू द सिलेबस कवर कर सकूं। तो इसमें से जो पहला हमारा टॉपिक है, जैसा कि सिलेबस में है कि डिफ़ाइनिंग मैनेजमेंट को डिफ़ाइन करो, और मैनेजमेंट उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को, और मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों को मिला करके जो है वो सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो उस लिहाज से अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन में, या बज़ाते ख़ुद एक मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के रोल्स क्या हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और ये क्यों इतना जो है वो इम्पोर्टेंट है, और इसका कितना अहम रोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म करने में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मैनेजमेंट बेसिकली है क्या। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टास्क्स। बेसिकली जो मैनेजमेंट है वो एक प्रोसेस है किस चीज़ का, कोऑर्डिनेट करना और एडमिनिस्ट्रेट करना टास्क को, जो कि एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करते हैं। वो पर्टिकुलर गोल जो कि ऑर्गेनाइजेशन डिफ़ाइन करती है। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन करने का या एडमिनिस्ट्रेशन करने का, जिसके ज़रिए जो है एक मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करता है। बेसिकली ये एक आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स होता है। ये जो मैनेजमेंट है ये आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स होता है, जो कि विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज होता है। अब रिसोर्सेज वाला जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा एचआर पे, तो उसमें हम इनको देखेंगे। तो जो आपको रिसोर्सेज दिए गए हैं उसके मुताबिकत से जो है एक प्रोसेस करके कोऑर्डिनेट करना और किसी टास्क को एडमिनिस्ट्रेटर करना, तो ये मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइफ को इस्टेबल करने के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और ये इसेंशियल है मैनेजिंग के लिए कि तमाम टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जो है उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक साउंड मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक कंपनी को यानी कि चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट जो मैनेजिंग लाइफ इम्प्लाइज गेटिंग एवरीथिंग डन to accomplish the aspirations of the life and maintaining and establishment। यानी कि इससे मुराद क्या है कि लाइफ को मैनेज करना, यानी कि हर चीज़ को अकम्प्लिश करना, यानी कि जिसके जो एस्पायरेशंस हैं उनको कंप्लीट करना लाइफ की, और इसके बाद जो है इस्टेब्लिशमेंट मेंटेन करना। इसका मतलब है कि थिंग्स डन विद एंड बाय अदर पीपल टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्ट, यानी कि दूसरे जो लोग जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं उनको अपना एक ऑब्जेक्टिव, जो आपका टारगेट जो है उसको अचीव कराना उन लोगों की मदद से, उसको कहते हैं मैनेजमेंट। और ये जो काम है ये कौन सर अंजाम दे सकता है, ये उस इदारे की मैनेजमेंट जो है वो कर सकती है। यानी कि उसकी जो लाइफ की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किसके थ्रू हो सकती है, वो मैनेजमेंट के थ्रू हो सकती है। अगर हम इसे दूसरे लफ्ज़ों में बताएं तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन या जो कोऑर्डिनेशन है परस्यू करता है जो किसी इंडस्ट्री को, एक आइडिया को, कि उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आगे तो ले जाना है एफिशिएंटली, ठीक है, लेकिन वो लेके कौन जाएगा, वो मैनेजमेंट के ज़रिए लेके जाया जाएगा। जब कोई ऑब्जेक्टिव बनता है तो उसको परस्यू करना, उसको आगे ले जाना, ये एक मैनेजमेंट का काम होता है। दिस अथॉरिटी ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन कनेक्ट्स इंडिविजुअल्स एज सबऑर्डिनेट्स, यानी कि एक हायरार्किकल ऑर्डर में सबऑर्डिनेट्स को जो है वो सुपीरियर्स के साथ कनेक्ट करता है, और सुपीरियर्स जो एक डिफरेंट किस्म की जो डिग्रीज़ हैं उनको इस्टेब्लिशमेंट में दी जाती है, यानी कि लेवल बनाया जाता है। ठीक है,
फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, फिर उसके बाद असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, उसके बाद जो है मॉनिटरिंग आती है, उसी के अंडर जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट आता है, फिर उनके अंडर जो है वो सर्वेंट्स आते हैं, इंचार्ज आते हैं, सुपरवाइज़र्स आते हैं, या वो फिर्म जिस चीज़ को चलाती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हेल्थ की कंपनी है या उसके जो अपने ये ब्रांचेस वगैरह जहाँ पे उन्होंने खोली हुई हैं, उनके जो हेड्स हैं वो उनके फिर अंडर आते हैं। तो ये एक ऑर्डर मेंटेन किया जाता है। फिर उस ब्रांच का जो मैनेजर है या जो उसका एक ऑफिसर है, उसके अंडर फिर एक स्टाफ आता है। तो इस तरह से इनको मैनेज किया जाता है। लेकिन ये मैनेजमेंट का जो काम परफॉर्म करता है उसे कहते हैं मैनेजर, यानी कि मैनेज करने वाला, यानी कि वो आदमी जो कोऑर्डिनेट्स करता है और ओवरसीज करता है दूसरे लोगों को के काम को, यानी कि दूसरे लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना, उनसे काम कराना और देखना कि वो किस तरह काम कर रहे हैं। तो उसको वो एक मैनेजर होता है। और फिर वो ये भी देखता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये एक मैनेजर का काम होता है, कोऑर्डिनेट करना, फिर उनको ओवरसी करना दूसरे लोगों के काम को, और फिर ये देखना कि जो गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इस लिहाज से जैसा कि हमारा टॉपिक भी था कि मैनेजिंग द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशंस वगैरह देना ना, तो एक मुझे जो है वो 3 डेफिनेशंस जो है वो मुझे बाकी तमाम डेफिनेशंस में से काफ़ी बेहतर लगी, तो वो मैंने यहाँ पे जो है वो मेंशन की है। अब इसमें से जो पहले नंबर पे जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास हैरोल्ड कॉनट्स और वेरिच की, इन दोनों की एक कलेक्टिव डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट, यानी कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या करता है, डिज़ाइन करता है और मेंटेन करता है एक एनवायरनमेंट को जिसमें इंडिविजुअल्स जो है वो इकट्ठे एक ग्रुप की सूरत में काम करते हैं और एफिशिएंटली अकम्प्लिश करते हैं सिलेक्टेड एम्स को, तो उसको कहते हैं मैनेजमेंट। यहाँ से इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? डिज़ाइन करने का और मेंटेन करने का एक एनवायरनमेंट को जिसमें इंडिविजुअल्स इकट्ठे काम करते हैं एक ग्रुप की सूरत में, और वो एफिशिएंटली एक टारगेट को जो है, जो सिलेक्टेड टारगेट है, सिलेक्टेड एम है, उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो उसको कहते हैं मैनेजमेंट। तो ये उसकी एक डेफिनेशन हो गई। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन वो ये है, वो जो है रॉबर्ट एल ट्रोले एंड गेनी निपोर्ट जो है इसने दी है। इसमें क्या कहता है कि मैनेजमेंट डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अब यहाँ पर भी मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, बट यहाँ पर कहा गया था डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग and controlling an organization's operations in order to achieve coordination of the human and material resources essential in the effective and efficient attainment of objectives। तो ये ज़रा जो है एक एक्सप्लेन्ड डेफिनेशन है। इसमें तमाम मैनेजमेंट की जो प्लानिंग या जो कहते हैं ना कि एक समंदर को कोज़े में बंद करने वाली डेफिनेशन, तो वो ये है। इसमें बेसिकली बताया गया है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है प्लानिंग करने का, प्लानिंग करके ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर उसको कंट्रोल करना, और कंट्रोल करने के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस हैं उनको करके कोई टारगेट्स, चाहे वो ऑपरेशन में क्या चीज़ आपके साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करती है, ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज, इनको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है इस्तेमाल करना एक ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, तो वो है मैनेजमेंट। तीसरी और लास्ट डेफिनेशन जो कि अगेन एक ज़बरदस्त डेफिनेशन है, वो ये है कि मैनेजमेंट इज़ द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। अब यहाँ पर मैनेजमेंट क्या है? कोऑर्डिनेशन है। वहाँ पर पीछे बताया गया रहा, दोनों डेफिनेशन में प्रोसेस का जिक्र किया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैनेजमेंट एक कोऑर्डिनेशन है तमाम रिसोर्सेज की।
थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। किस चीज के जरिए? प्रोसेस के जरिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। इसमें जो है वो चारों के चारों जो फंक्शंस हैं मैनेजर के, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, तो वो यहाँ पर बताया गया है कि मैनेजमेंट जो है वो कोऑर्डिनेशन है तमाम रिसोर्सेज का, किसके ज़रिए? प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइज करके, डायरेक्ट करके और कंट्रोल करके, ताकि एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव को अटेन किया जा सके, हासिल किया जा सके, तो उसको कहते हैं मैनेजमेंट। और यहाँ पर ये एक जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो है ये एक अहम फिगर है। इसका जो है वो जिक्र बार बार आएगा, तो इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती हैं F.W. टेलर की। अब मैनेजर्स एंड मैनेजमेंट, अब जैसे मैंने पीछे मैनेजर का भी बताया और मैनेजमेंट का भी बताया, अब क्या है कि मैनेजर और मैनेजमेंट कैसे काम करती है। यहाँ पर मुझे जो है वो 2 डायग्राम्स मिले। यहाँ पर जो है ये अगर आप जल्दी से बनाना चाहते हैं इन पेपर या वैसे भी, तो आप ये बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इलेबोरेटिव डायग्राम बनाना चाहते हैं तो ये एक बेहतर यानी कि मुझे लगा, जिसमें जो है वो डिटेल बताया गया है। तो आइए हम इनको वन बाय वन देखते हैं। मैनेजर्स और मैनेजमेंट, इसमें बेसिकली ये है कि मैनेजर्स मैनेजमेंट करते हैं, तो वो कौन से लेवल पर रह करके मैनेजमेंट करते हैं। अगर हम देखें तो टॉप से, जो टॉप का मैनेजर होता है वो कौन होता है? आपका जो है प्रेसिडेंट या चेयरमैन ऑफ द बोर्ड या वाइस प्रेसिडेंट भी जो है वो बन सकता है। उसके अलावा मिडिल लेवल का जो मैनेजर है उसमें हमारे पास कौन से आते हैं? डिपार्टमेंट हेड आते हैं, ब्रांच मैनेजर आते हैं या डीन ऑफ द स्कूल आता है। ठीक है, उसके बाद है फर्स्ट लाइन मैनेजर। अब फर्स्ट लाइन मैनेजर में आपके पास आते हैं सुपरवाइजर्स, फोरमैन, ऑफिस मैनेजर, ये आपके पास फर्स्ट लाइन में आते हैं। उसके बाद है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स, ये चौथे नंबर पर है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसको नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ कहा गया है, यानी कि जो मैनेजर के ओहदे पर नहीं हैं उनको। तो उसमें आपके आते हैं सेल्समैन, क्लर्कल स्टाफ आता है, टेक्निकल एम्प्लॉयज़ आपके आते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो मैनेजमेंट को चलाने की लेवल्स हैं। इस तरह मैनेजर्स जो है वो मैनेजमेंट करते हैं। तो इसीलिए ये जो इसकी जो मैन हेड है उसका मैंने यही नाम दिया है मैनेजर्स एंड मैनेजमेंट, यानी कि कौन से मैनेजर कौन से लेवल पर मैनेजमेंट का काम सरंजाम देते हैं। अब हम इनको जो है इन डिटेल देखते हैं। जो मैंने ऊपर आपको जो है वो एक डायग्राम दिखाया, उसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। अब फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन होते हैं? जो कि manage the work of non-managerial employees who typically are involved in producing the organization's products or servicing the organization's customers। ये बेसिकली क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं वो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, और सर्विसिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स की, तो वो फर्स्ट लाइन होते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स में बी कॉल्ड सुपरवाइजर्स, इवन शिफ्ट मैनेजर्स या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स या डिपार्टमेंट मैनेजर्स या ऑफिस मैनेजर्स आप इनको कह सकते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल, अगर एक जो है डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, फॉर एग्जांपल एक ऑफिस जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ठीक है, उसके बाद एक जो है वो डिवीज़न लेवल पे है, एक जो है वो आपका प्रोविंशियल लेवल पे है, एक जो है वो आपका कंट्री में है। तो लाजमी बात है आपका फर्स्ट लाइन जो मैनेजर होगा वो होगा जो आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके पास मौजूद है। आप सबसे पहले उसके साथ कनेक्शन में आते हैं। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट लाइन मैनेजर। उसके बाद हमारे पास आता है मिडल मैनेजर्स। मिडल मैनेजर्स कैसे? मैनेज द वर्क ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स and can be found between the lowest and top of the organization। यानी कि ये जो है एज अ ब्रिज, यानी कि अपर लेवल और मिडिल लेवल के बीच में जो है ना,
ये इनका जो है वो रोल होता है। जैसे कि रीजनल मैनेजर, ठीक है, वो था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अब है रीजनल मैनेजर। जिस तरह मैंने बताया कि सबसे पहले आपके पास आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर आता है आपके पास डिवीजन लेवल, फिर आता है आपके पास ब्रॉडर टर्म में प्रोविंशियल लेवल, ठीक है। या आप इस तरह कह सकते हैं मिडिल लेवल पे प्रोजेक्ट लीडर्स होते हैं, या स्टोर मैनेजर, या डिवीजन मैनेजर्स, तो ये होते हैं मिडिल मैनेजर्स। उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा मैनेजर्स एंड मैनेजमेंट में टॉप मैनेजर्स, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस वाइड डिसीजंस, यानी कि पूरे सूबे में अब क्या करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल दें कि भाई कोई प्रोडक्ट पूरे सूबे में लॉन्च करना है, पूरे प्रोविंस में लॉन्च करना है, तो उस प्रोविंस के जो कैपिटल में जो उसका हेड ऑफिस होता है, वहाँ पर जो मैनेजर होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, और वो पॉलिसी फिर जो है वो डिवीजन, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंचा दी जाती है। ये क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं प्लान्स को और गोल्स को, जो कि अफेक्ट करते हैं पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। ये इंडिविजुअल्स टिपिकली इनके जो टाइटल्स हैं वो बेसिकली जो है वो हाई लेवल के होते हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हो गया, आपके पास प्रेसिडेंट है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीईओ जिस तरह होते हैं, सीईओ यहाँ पर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं। ये तो हमने देख लिया मैनेजर्स और फिर मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है मैनेजमेंट का। अब हमने देखना है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में तो ये था कि भाई बस दूसरों से जो आपका जो काम है ना वो आपने कंप्लीट कराना है, डन थ्रू अदर्स। उसके बाद हमारे पास आता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अब मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस refers to the basic steps to get the things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। अब यहाँ पर क्या है कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना उसमें ये नहीं है कि बस दूसरों से काम लेने का जो हुनर है ना वो मैनेजमेंट है, ये नहीं, ऐसा नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था कि एक मैनेजर अगर वो अपने लोअर स्टाफ से या उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे अगर वो काम लेने की कैपेसिटी रखता है तो वो मैनेजर है, उसी को मैनेजमेंट आती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि अब मैनेजमेंट जो है वो आर्ट नहीं बल्कि एक प्रोसेस है, ठीक है, जो बेसिक जिसमें स्टेप्स लिए जाते हैं कि भाई पहले नंबर पर ये स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह यहाँ पर अब स्टेप्स लिए जाते हैं एज अ प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है कि काम तो एम तो आपका अचीव करना होता है लेकिन वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली लिया जाता है। ये एक बहुत ज़बरदस्त टर्म्स हैं और आगे आप इनको जो है बहुत ज़्यादा यूज़ भी होंगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, इनका यूज़ बहुत ज़रूरी है। तो आप यहीं पर इसको समझ लें एफिशिएंट क्या होता है, एफिशिएंटली क्या होता है। देखें दो टर्म्स हैं वो यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किए हैं, एक होता है इफेक्टिवनेस, दूसरा होता है आपका एफिशिएंटली, ठीक है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि किसी भी काम को उस वक्त के अंदर सरंजाम देना, और अगर हम एफिशिएंटली बात करें तो उसका मतलब है कि उनको उन ऑप्टिमम रिसोर्सेज जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं उनके अंदर उस टास्क को परफॉर्म करना। यानी कि एक में टाइम बाउंडेडनेस है जैसे इफेक्टिवनेस, इसमें टाइम बाउंडेड है, और जो एफिशिएंट है इसमें रिसोर्स बाउंडेड है। बाउंडेड तो नहीं कह सकते लेकिन ऑप्टिमम लेवल जो है वो जो है काम कराना। तो ये मॉडर्न मैनेजमेंट में ये चीज़ें इन जो है वो उसमें जो है वो इनकॉर्पोरेट की गई हैं। अब मैनेजमेंट के हवाले से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं मैनेजमेंट की। कैरेक्टरिस्टिक्स में ये डायग्राम आप पेपर में भी बना सकते हैं, जैसे कि इसकी जो मैनेजमेंट हैं वो ये हैं, एक है इंटेंजिबल फोर्स, डायनामिक फंक्शन, ग्रुप एक्टिविटी, कंटिन्यूस प्रोसेस, मल्टी डायमेंशनल, उसके बाद है परवेसिव, उसके बाद है गोल ओरिएंटेड, उसके बाद है ग्रुप एक्टिविटी,
उसके बाद है वो डायनामिक फंक्शन, और फिर है इंटेंजिबल फोर्सेस। अब यहाँ पर हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। पहला जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड होती है। इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक सेट ऑफ सिंपल एंड क्लियरली स्टैटिक गोल्स रखती है, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के होने की के बारे में असल वजूहात बताती हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली है क्यों। जैसे अगर हम सिंपल बात करें यूनिसेफ वालों की, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम कर रही है, या इस तरह की बहुत सारी और एनजीओज़ हैं, तो जो उसके गोल्स हैं ना, वो उसके होने की अहमियत को बताते हैं कि इसका मेन टारगेट है क्या, इसका गोल है क्या। जो मैनेजमेंट यूनिट्स हैं, unites the efforts of the individuals in the organization towards achieving these goals। अब मैनेजमेंट क्या करती है, जो गोल्स होते हैं ना आपके ऑर्गेनाइजेशन के, उनको यूनाइट करती है, एफर्ट्स को, तमाम एफर्ट्स को यूनाइट करती है कि वो जो गोल्स है उन पर अमल किया जाए और उनको अचीव किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैनेजमेंट एक परवेसिव है। परवेसिव का जो है बड़ा सिंपल, यानी कि फॉरएवर, यानी कि हमेशा रहने वाला। अब यहाँ पर है कि मैनेजमेंट जो है वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन होती है, चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट जो है वो एप्लीकेबल होती है एक गवर्नमेंट कंपनी के लिए भी, जो है वो मैनेजमेंट एप्लीकेबल होती है स्कूल लेवल पर, प्राइवेट कंपनी में, या किसी एनजीओ में, तो वो हमेशा रहती है मैनेजमेंट। और ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट का अहम रोल होता है। ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं जहां पर मैनेजमेंट ना हो। नेक्स्ट है कि मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल होती है। मैनेजमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जो कि 3 डायमेंशन में काम करती है। एक, काम को मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना, और ऑपरेशंस को मैनेज करना, यानी कि जो एक्टिविटीज़ हैं, जो काम जो किए जा रहे हैं, सरंजाम दिए जा रहे हैं, उनको मैनेज करना। तो ये मल्टी डायमेंशनल होती है मैनेज। ऐसा नहीं है कि मैनेज सिर्फ वर्क को कर रही है, या मैनेज सिर्फ लोगों को, या मैनेज जो है वो ऑपरेशंस को। नहीं, मैनेज इज अबाउट द मैनेजिंग ऑफ ऑल थिंग्स। उसके अलावा मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने जो है वो एक दिन किसी चीज़ को अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर लिया और वो छुट्टी पे चला गया, ऐसा नहीं हो सकता। मैनेजमेंट आपको रोज़ करनी होती है, हर वक्त मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। अगर मैनेजमेंट एक दिन के लिए भी डिस्टर्ब हो जाए तो वो पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। तो इसीलिए मैनेजमेंट की हर वक्त ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी को कहते हैं, यानी कि तमाम जो इंडिविजुअल्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं किसी स्पेसिफिक गोल को सेट करने में। जैसे आजकल जो है वो फॉरेस्ट पे जो है वो बड़ा काम चल रहा है, बिलियन सुनामी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन को, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक जो है ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाती है, और वहाँ पर उनको कहा जाता है कि आपको ये टारगेट दिया जा रहा है। अब वो जो ग्रुप होगा वो पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक गोल की तरफ मूव करेगा, ठीक है, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करेगा, उसको मैनेजमेंट। अब यहाँ पर क्या है कि आगे यह है कि द रिजल्ट्स of management affects every individual or every department of the organization, so it always refer to a group effort and not the individual and every department of the organization, so it always refer to a group effort and not the individual effort of a person। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई रिजल्ट देती है तो उसमें ये नहीं होता कि कोई इंडिविजुअल रोल प्ले नहीं कर रहा है या कोई इंडिविजुअल ही सारा कुछ कर रहा है, वो पूरा ग्रुप जो है वो जो है उसमें रोल प्ले करता है। इसकी अगर मैं सिंपल मिसाल दूं, आपने देखा होगा कि जो नोबेल प्राइजेज हैं, अगर वो किसी को मिलते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो किसी हेड को या किसी शख्स को नहीं मिलते, वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को वो नोबेल प्राइज दिया जाता है। क्यों? उसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि उसमें ग्रुप एक्टिविटी होती है।
ऐसा नहीं है कि किसी इंडिविजुअल ने कोई काम किया और उसको जो है नोबेल प्राइज मिल रहा है, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन। डायनामिक में हमेशा याद रखिएगा कि चेंज का जिक्र होता है, यानी कि जब वक्त बदलता है तो मैनेजमेंट बदलती है, जब मैनेजमेंट बदलती है तो डिपार्टमेंट का सिस्टम बदलता है। तो ये डायनामिक है, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से इसको चेंज करना होता है। कभी किसी डिपार्टमेंट में सख्ती हो जाती है, कभी नरमी हो जाती है, या कहीं कहीं पर नरमी या सख्ती करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उस लिहाज से इसका जो है वो डायनामिक फंक्शन है। वक्त के साथ साथ इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से चेंज होता है। तमाम सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एफर्ट्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से। और जैसे ही चेंजेस आती रहती हैं एनवायरनमेंट में, तो ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करने के लिए ख़ुद को चेंज करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब जैसे कोविड-19 में जो हेल्थ से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस थी वो एक्टिवली काम करना शुरू हो गई। अब उन पर एक अलग तरीके की जो जिम्मेदारियां हैं वो आना शुरू हो गई थी। तो इस लिहाज से ये डायनामिक हैं। उसके बाद है हमारे पास मैनेजमेंट, जो है वो इनटेंजिबल फोर्स है, यानी कि हम उसे देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, उसकी प्रेजेंस को हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ प्रेजेंस मैनेजमेंट की है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं पे चाय पीने जाते हैं और वहाँ पे आप देखते हैं कि सिस्टम जो है वो गड़बड़ है, आप 1.5 घंटे से बैठे हुए हैं, कोई आ नहीं रहा है पूछने को, और अगर पूछा है तो फिर खाने पे इतना लेट कर रहे हैं, चाय पे लेट कर रहे हैं, पानी नहीं दिया जा रहा आपको, या आपकी जो चेयर्स जो जहाँ पे सारे बैठे हुए हैं वो डिस्टॉर्टेड कंडीशन में हैं, उनकी सफाई का ख्याल नहीं रखा गया, तो आप कॉमनली समझ जाते हैं कि यहाँ पर मैनेजमेंट सही नहीं है। तो अगर ये सारा कुछ ना हो, बेहतर फॉर्म में हो, आपको जो है फैसिलिटेट किया जा रहा हो, तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि यहाँ तो मैनेजमेंट है। तो इस लिहाज से मैनेजमेंट, देखें, आपने कहीं मैनेजमेंट को देखा तो नहीं, लेकिन आपने उसकी प्रेजेंस को फील किया। अब हमारे पास है मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 3 ऑब्जेक्टिव हैं। एक होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एक होता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव, और एक होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब कभी भी बनती है तो वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के जो है वो बनाया जाता है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड्स क्या हैं, ये देखी जाती हैं। सोशल लेवल पर देखा जाता है कि मुआशरे में इस चीज़ को कैसे लिया जा रहा है, या सोसाइटी में इसका रोल हम कैसे प्ले कर सकते हैं। अगर पर्सनल लेवल पे देखा जाए तो आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन एम्प्लॉयज़ में वो एम्प्लॉयज़ आपके कैसे सही तरीके से, बेहतर तरीके से परफॉर्म करें, तो ये उसमें देखना होता है। तो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम देखते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो फाइनेंशियल नीड्स हैं एक आदमी की वो पूरी होनी चाहिए। जैसे उसकी सैलरी जो है वो कॉम्पिटिटिव सैलरी होनी चाहिए, पर्क्स एंड प्रिविलेज उसको इतने मिलें, सोशल और सेफ्टी नीड्स उसकी पूरी हों, जैसे कि बेसिक एमिनिटीज उसको मिलती हो, या पीयर रिकग्निशन उसको मिले, उसको जो है वो यानी कि अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो उसको उसके ऊपर एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। इसकी मैं बेस्ट एग्जांपल आपको दूंगा कि अक्सर आपने जो है वो देखा होगा कि ऑफिसर्स को एप्रिसिएशन लेटर्स दिए जाते हैं। क्यों एप्रिसिएशन लेटर्स दिए जाते हैं? ताकि वो लोग जो है परफॉर्म कर सकें और ज़्यादा। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो इंडिविजुअल लेवल पर है, अगर हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो वो एप्रिसिएशन लेटर है। फिर वो हायर अथॉरिटीज़ जो है वो उनको देती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स इज टू प्रोवाइड इक्वलिटी प्रोडक्ट्स एट रिस्पॉन्सिबल रेट्स, एट रीजनेबल रेट्स and generating employment opportunities for disadvantaged sections of society. To provide basic amenities like schools and
crashes to employees and by using environmental friendly methods of प्रोडक्शन। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि सोसाइटी की भी तो कुछ डिमांड्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बना रहे हैं और सोसाइटी जो है वो एट स्टेक लगी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स रीजनेबल रेट्स पर देना या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना डिसएडवांटेज सेक्शन यानी कि गरीब तबके के लिए या जिसके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है। टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज़ जैसे उनको बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करना, जैसे स्कूल हो गया, क्रिचेस हो गया या एम्प्लॉयमेंट हो गया। और यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स, ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसी चीज़ है बना रहे हैं जिससे जो है पास के लोगों को जो है साल डेढ़ में कैंसर हो जाएगा और वो मर जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स है वो मेंटेन करने होते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो ईंटों के भट्ठे वगैरह बनाए जाते हैं वो शहरों से बहुत दूर बनाए जाते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है कि आप यहाँ से इस चीज़ को बहुत दूर रखें जहाँ पर लाइफ मौजूद है ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। ये एक ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डिवाइडेड किया जाता है इन 3 चीज़ों में। एक है सर्वाइवल यानी कि अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा ग्रोथ। अब ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला तो वो सरवाइव कर सके, ऐसा ना हो कि वो इस तरह काम कर रहे हैं कि विद इन 6 मंथ्स उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डाउनफॉल कर जाएगी और वो बंद हो जाएगी। तो उनको सर्वाइवल अपना इंश्योर करना होता है लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी, अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट कमाएं कि वो सरवाइव कर सकें और फिर ग्रो कर सकें। जो प्रॉफिट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं इंसेंटिव्स के थ्रू ताकि जो सक्सेसफुल ऑपरेशंस हैं वो जो है वो जारी रखे जा सके। और दूसरे उसके अलावा ग्रोथ का बहुत बड़ा रोल है। ग्रोथ जो है वो इंडिकेट करती है कि कैसे जो है इसका पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा ली जा सकती हैं। ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम, जैसे कि अगर कोई जो है वो इंडस्ट्री वगैरह है, कोई बिजनेस फर्म है, तो उसके जो सेल्स का जो वॉल्यूम है वो कैसे इंक्रीज किया जाए ये उसको देखा जाता है। उसके अलावा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ उसके कितने हैं, उसके अलावा जो है उसका प्रोडक्ट कितना है। तो इस तरह जो है ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है ये भी मैनेजमेंट का ही काम होता है। उसके अलावा नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, ये 5 जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस है। इंक्रीज एफिशिएंसी, इंक्रीज करना, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव करना, हेल्प करना डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी को, एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ग्रुप गोल्स जो है वो हासिल करना। तो ये उसके ज़रिए किया जाता है। पहले नंबर पर देखते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करती है ग्रुप गोल्स को अचीव करने में। अब इसमें क्या है कि मैनेजमेंट जो है एक टीम क्रिएट करती है। इसमें मैनेजमेंट एक टीम्स क्रिएट की जाती हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं इंडिविजुअल्स के बीच, एक गोल को अचीव किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है वो टीम्स बनाती है या कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स बनाती है इंडिविजुअल्स के, और फिर उनको एक गोल दिया जाता है और उस गोल के ज़रिए एक ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव किया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट की, लेकिन ये ड्यूटी विदाउट मैनेजमेंट कांट बी परफॉर्म। मैनेजमेंट इज़ वाइटल फॉर सच परफॉर्मेंसेस। उसके बाद हमारे पास है इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट की एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो एफिशिएंसी है वो उसको जो है वो मल्टीप्लाई करती है। मैनेजमेंट इंक्रीज करता है एफिशिएंसी, रिसोर्सेज को यूज़ करके एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है एक बेस्ट पॉसिबल मैनर के साथ कि कॉस्ट जो है वो रिड्यूस की जाए और प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज की जाए। उसके बाद 3rd नंबर पर है
क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट एम्प्लॉयज को जो रेजिस्टेंस फेस हो रही होती हैं वक्त के साथ साथ, सिचुएशन के साथ साथ, तो वो उनको डील करती है, उसके सर्वाइवल के लिए काम करती है, उसके ग्रोथ के लिए काम करती है, या उसके कॉम्पिटिटिव एज के लिए वो काम करती है। इसकी सिंपल एग्जांपल इस तरह है डायनामिक में, जैसे इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ता है कहीं पर, और उनकी जो सैलरी है, अब इन्फ्लेशन रेट 25%, 30%, 40% बढ़ चुका है, फॉर एग्जांपल इन अ ईयर बढ़ चुका है। अब जो सैलरी है वो 5% बढ़ी है, तो इस तरह तो कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना स्टेटस को मेंटेन नहीं रख पाएगी। तो फिर लोग जो है वो जो है दूसरी अपॉर्चुनिटी फाइंड करना शुरू कर देंगे। उसके जो एम्प्लॉय वगैरह है या उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी डैमेज हो जाएगी, अगर बजटिंग उसके साथ इंक्रीज नहीं हुई तो इन्फ्लेशन के साथ। तो इस तरह जो है मैनेजमेंट जो है वो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, डायनामिक जो है वो काम करती है। उसके बाद पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप, management helps the individuals in achieving personal goals while working towards organizational objectives। ऐसा नहीं है कि एक आदमी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफॉर्म कर रहा है और उसको सेल्फ जो है वो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक आदमी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी जो है वो क्रूशल 10-12 साल काम कर रहा है और सिवाय उससे चंद सैलरी के कोई और चीज़ जो है वो सैलरी भी उतनी नहीं जितनी उसकी डिमांड्स बढ़ रही हैं वक्त के साथ साथ। तो इस लिहाज से जो है ये जो है मैनेजमेंट यहाँ पर एक अहम रोल प्ले करती है। सोसाइटी की डेवलपमेंट में मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल अदा करती है। कैसे कि जो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस करना सोसाइटी के लिए, इस चीज़ को चेक एंड बैलेंस मैनेजमेंट करती है। उसके बाद क्रिएट करती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा न्यू टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कराना, ये भी मैनेजमेंट का ही काम होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं मैनेजमेंट की नेचर क्या है। आइदर ये आर्ट है, ये साइंस है, या ये कोई प्रोफेशन है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मैनेजमेंट, अब हम इसको कंपेयर करेंगे कि मैनेजमेंट एक आर्ट है तो कैसे है। अब देखें ये आर्ट, बेसिकली आर्ट में क्या होता है, आर्ट में क्या चीज़ें पाई जाती हैं। जो आर्ट्स होता है उसमें एक तो पहले नंबर पर एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज पाया जाता है, ठीक है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस होती हैं, बेसिक नॉलेज को डिफ़र करती है पर्सन टू पर्सन, यानी कि किसी एक आदमी को जो है किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा आता है तो दूसरे आदमी को दूसरी चीज़ों पर महारत है। इस तरह आर्ट्स में ये होता है। इसके अलावा प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर जो है इसका ज़्यादा जोर होता है आर्ट्स पर। अब यहाँ पर ये कहता है कि जो मैनेजर होता है ना वो भी अपना एक यूनिक स्टाइल रखता है थिंग्स, चीज़ों और लोगों को डील करने में। वो भी क्रिएटिविटी यूज़ करता है तमाम मैनेजमेंट में टेक्निक्स में, और उसकी इम्प्रूव और जो उसकी स्किल्स है वो इम्प्रूव होती रहती हैं। तो ये जो 3 एस्पेक्ट्स हमने ऊपर डिस्कस किए, ये तीनों के तीनों जो हैं हमारे आर्ट में और उसमें मैनेजमेंट में दोनों में पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। नेक्स्ट, क्या मैनेजमेंट एक साइंस है? अब यहाँ पर भी इसको समझने की ज़रूरत है कि साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि जनरल ट्रुथ्स पे बेस करती है, जनरल ट्रुथ पे बेस करने वाली एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि कहीं पर भी टेस्ट किया जाए, कहीं भी किसी भी जगह पर, तो उसकी फीचर्स जो हैं वो ये होती हैं। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज रखता है जो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस करता है। उसके अलावा प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, इसके जो प्रिंसिपल हैं वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन की बेस पर होते हैं। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो डेवलप किए जाते हैं एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के ज़रिए। उसके बाद उसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी हो, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिक वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन। तो ये 3 एस्पेक्ट्स जो हैं वो साइंस में देखे जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये कहता है कि मैनेजमेंट हैज़ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब मैनेजमेंट क्या करता है?
मैनेजमेंट में भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। इसके प्रिंसिपल्स भी जो हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होते हैं, बार बार उनको एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उनको डिफरेंट ऑब्जर्वेशन से गुजारा जाता है, जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। हाँ, लेकिन ऐसा है कि इनको वक्त के साथ साथ मॉडिफाई किया जाता है। एज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस, यानी कि इसके जो प्रिंसिपल हैं मैनेजमेंट के, वो साइंस के साथ एज इट इज़ नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इसको हम एग्जैक्ट साइंस तो कह सकते हैं ना। द प्रोमिनेंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर इन द मैनेजमेंट मेक्स इट सोशल साइंस, लेकिन हम इसे इस तरह कह सकते हैं, हम इसे एग्जैक्ट यानी कि प्योर साइंस तो नहीं कह सकते, लेकिन हम इसे सोशल साइंसेस का दर्जा दे सकते हैं कि ये एक सोशल साइंस है। उसके बाद क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? ये इसकी नेचर यहाँ से भी जज की जा सकती है। यहाँ पर है कि प्रोफेशन मीन्स के किसी चीज़ का ऑक्यूपेशन होना जिसमें आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो, स्पेशलाइज्ड स्किल हो, वो पेशा आपका होना। ठीक है, जैसे एक डॉक्टर जो है वो उसका एक प्रोफेशन है, इंजीनियर का इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन है। ठीक है, तो इस लिहाज से इसकी मेन फीचर्स क्या हैं किसी भी प्रोफेशन की? के वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ऑल द प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। हम ठीक है, तो इसमें ये है कि आपके पास जो नॉलेज है ना वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि आप स्पेशलिस्ट हैं तो किस फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं, तो उस हिसाब से फिर आपकी एक वेल डिफाइंड एरिया होगा। उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी कि आप हर फील्ड में नहीं घुस सकते। ऐसा नहीं है कि एक के पास MBBS की डिग्री है और वो जो है ना किसी लेक्चरर के लिए कॉलेज में अप्लाई कर रहा है कि मैं यहाँ साइंस भी पढ़ा सकता हूँ चूँकि मैंने साइंस पढ़ी। ऐसा नहीं है, उसके लिए एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है कि आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, आप किसी भी उसके प्रोफेशन में जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी लिमिटेशंस हैं। उसके बाद है प्रोफेशनल एसोसिएशंस। तमाम प्रोफेशंस जो हैं वो एफिलिएटेड हैं एक प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ, जो कि रेगुलेट करते हैं एंट्री को और फ्रेम करती हैं कोड ऑफ कंडक्ट को रिलेटिंग टू द प्रोफेशंस। उसके बाद है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मैनर्स, यानी कि हर जगह पर जहां आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाता है और आपने उसी हिसाब से उनको डील करना होता है। सर्विस मोटिव्स, इसका मेन जो है वो ये होता है प्रोफेशन का कि आपने क्लाइंट्स को सर्व करना है। अब यहाँ पर है कि मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल द फीचर्स ऑफ अ प्रोफेशन, इट इज़ नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन लाइक डॉक्टर, लॉयर, यानी कि मैनेजमेंट में वो चीज़ें नहीं हैं जो एक प्रोफेशनल आदमी में होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत जल्द मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा प्रोफेशन माना जाएगा इन फ्यूचर। सो दिस वाज द डिफाइनिंग ऑफ मैनेजमेंट। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आप किसी तरह की इम्प्रूवमेंट या कोई आपको समझ नहीं आया इन सब के बीच में से, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द डे।